एक छोटी सी झोपड़ी गांव के कोने में थी, जहां एक माँ सुमन और पिता राघव अपनी दो जुड़वा बेटियां मीरा और तारा के साथ रहते थे। ये छोटी सी फैमिली अपने जीवन के हर दिन को संघर्ष करते हुए बिता रही थी। मीरा का रंग काला था और तारा का गोरा, लेकिन गरीबी ने उन दोनों के सपनों को एक जैसे कैद कर दिया था। राघव और सुमन दिन रात कोयले की खदान में काम करते थे, लेकिन उनकी मजदूरी सिर्फ उनकी रोटी का इंतजाम कर पाती थी। मीरा और तारा के पास एक थी पुरानी ड्रेस थी, जो वो सालों से पहनती आई थी। ना नए कपड़े, ना नए दोस्त और ना ही कोई आस थी। गांव के लोगों को भी उनका मजाक उड़ाते थे और लड़के उनसे बात करना भी नहीं पसंद करते थे। तारा, क्या हमारी जिंदगी कभी सुधरेगी? सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारा मजाक बनाते हैं। मीरा, मुझे लगता है ये जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। हम कपड़ों और दोस्तों के बिना ही जीवन बिता देंगे। उनके माता पिता उनका दुख समझते थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। एक दिन जब राघव और सुमन काम से लौट रहे थे, तभी एक टूटी हुए पुल पार करते समय वो नदी में गिर गए। दोनों की जगह पर ही मौत हो गई। अब मीरा और तारा बिल्कुल अकेली हो गई थी। उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। एक हफ्ते के अंदर उनका मकान मालिक उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि वो किराया नहीं दे पाए। सर्दियों की ठंडी रात थी और दोनों बहनें सिर्फ एक छोटी सी पोटली लेकर निकल पड़ी। तारा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास रहने की जगह तक नहीं है और ये ठंड, मैं नहीं रह सकती ऐसे। पता नहीं मीरा, शायद दुनिया में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। दोनों गांव के लोगों के पास मदद मांगने गई, लेकिन किसी ने उन्हें एक रात के लिए भी शेल्टर नहीं दिया। मजबूर होकर मीरा और तारा ने गांव छोड़ दिया और एक गहरे जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल का माहौल भयानक था। रात भर वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी रही, कांप रही थी। सर्द हवाओं में उनके हाथों और पांव बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। तारा मेरी बहन, मुझे लगता है हम यहाँ ये ठंड में मर जाएंगे। तो थोड़ा सह लो मीरा, सुबह कुछ करेंगे, हम कुछ तो सोचेंगे। अगली सुबह भूख के मारे दोनों बहनें खाना ढूंढने निकल पड़ी। तभी उन्होंने देखा एक बोर्ड, जिस पर लिखा था फैशन शो, अनोखे कपड़ों का इनाम जीता जाएगा। जिसके भी कपड़े अनोखे होंगे उसको इनाम मिलेगा। तारा, अगर हम ये शो जीत लें तो शायद हमारी जिंदगी सुधर जाए। मगर मीरा, हमारे पास तो एक भी नए कपड़े नहीं हैं। कुछ करते हैं, जंगल में ही कुछ मिलेगा जो हमारे काम आ सकेगा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, रात होते ही ठंड बढ़ जाएगी। उस रात दोनों बहनें जंगल में घूमी और फूलों के पौधे इकट्ठे किए। मीरा ने गुलाबों का लाल और गुलाबी फूलों से एक सुंदर गौन बनाया। तारा ने सूरजमुखी के जर्द और हरे पत्तों से अपना ड्रेस तैयार किया। अगली सुबह दोनों बहनें अपने फूलों के ड्रेस पहनकर फैशन शो में पहुंची। सारे लोग उनके कपड़े देखकर हैरान रह गए। जजेस ने उनकी क्रिएटिविटी और मेहनत देखकर उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया। और इस फैशन शो की विनर है मीरा और तारा। फैशन शो से उन्हें थोड़े से पैसे मिले, जो उनके लिए कुछ दिन के लिए काम आ जाए। शो में उन्हें देखते हुए दो जुड़वा भाई आरव और विराज उन पर मोहित हो गए। आरव को तारा पसंद आ गई और विराज को मीरा। और तुम दोनों की कहानी ने हमारे दिल को छू लिया। क्या तुम हमसे शादी करोगी? और हम तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे और तुम्हारे दुख खत्म करेंगे। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे।
दोनों बहनें शर्मा गई और हाँ कर दी। हम तुम्हारे साथ अपना जीवन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमारी गरीबी के कारण शायद तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। तुम्हारी गरीबी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारा साथ होने से जिंदगी सुधर जाएगी हमारी। हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। कल सुबह मंदिर में मिलते हैं, वहाँ पर हमारी शादी होगी। उस रात जंगल में लौटकर दोनों बहनें रो रही थीं। तारा, शादी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना साड़ी है, ना मेकअप, ना चप्पल। कैसे होगी हमारी शादी? ऐसे तो भिखारियों की तरह हम जा नहीं सकते। लगता है हम सपना देख रहे हैं जो कभी सच नहीं होगा। तभी एक रोशनी चमकी और एक सुंदर परी पेड़ के पास से बाहर आई। मैं जंगल की परी हूँ, तुम्हारी कहानी मैंने सुन ली है। तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत मुझे पसंद आई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपने हाथों से 2 जादुई ब्राइडल साड़ी बनाई, एक गुलाबी और दूसरी लाल। दोनों के साथ सुंदर मेकअप और छोटी पर्स भी दिया। परी जी, आपका धन्यवाद, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। हमने तो सारी हिम्मत खो दी थी। ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का इनाम है। जाओ, अपनी जिंदगी बनाओ और खुशी से रहो। अगली सुबह दोनों बहनें जादुई साड़ी पहनकर मंदिर पहुंची। आरव और विराज उन्हें देखते ही उन पर और ज्यादा मोहित हो गए। तुम दोनों तो सच में परी लग रही हो। अब तुम्हें कभी दुख सहना नहीं पड़ेगा। मंदिर में दोनों की शादी धूमधाम से हुई। मीरा और ताना के आंसू अब खुशी के थे। शादी के बाद वो अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगी। उनका घर बहुत ज्यादा बड़ा था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी जिंदगी ऐसे संवर जाएगी। ये सपना नहीं है तारा, ये तुम्हारी मेहनत का असर है और तुम्हारी सच्चाई का। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी, वो भी इतनी खूबसूरत। अब तुम्हें कभी उदासी महसूस नहीं होगी मीरा। अब मीरा और तारा एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने लगी। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को याद रखा, लेकिन वो अपनी हिम्मत और सच्चाई के बल पर एक नई दुनिया में शान से जीने लगी। उनकी कहानी सभी के लिए एक मिसाल बन गई कि गरीबी और दुख के बाद भी उम्मीद और सच्चाई के साथ जिंदगी जीती जा सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का अपनी छोटी बहन अनन्या और माता पिता के साथ रहता था। उनका जीवन काफी शांत था और दोनों बच्चे अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी बिता रहे थे अपना जीवन। आरव और अनन्या के माँ बाप खेती बाड़ी करते थे और अपनी मेहनत से घर का गुजारा चलाते थे। एक दिन जब दोनों माँ बाप खेतों में काम कर रहे थे, अचानक मौसम बिगड़ गया। जब वो घर लौट रहे थे तो तेज बारिश होने लगी। बारिश के कारण रास्ते के किनारे फिसल गए और उनका पैर फिसलकर वो नदी में गिर गए। दोनों को तैरना नहीं आता था और अफसोस की बात ये है कि नदी के तेज पानी के बहाव के कारण उनका जीवन समाप्त हो गया। जब अनन्या को इस बात का पता चला तो वो जोर जोर से रोने लगी। भैया, अब हम क्या करेंगे? माँ और पापा के बिना तो हमारा कोई नहीं इस दुनिया में। अब हमारा कौन ख्याल रखेगा? आरव भी रो पड़ा, लेकिन अपनी छोटी बहन को संभालते हुए बोला, अनन्या, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। माँ पापा हमें ये नहीं देखना चाहते थे कि हम कमजोर पड़ जाएं। हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी। दोनों कुछ दिन तक अपने माँ बाप के यादों के साथ जीने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ दिन बाद उनके चाचा चाची उनका दर्द बांटने के नाम पर उनके घर आ गए। पहले तो उन्होंने अपना दिखावा किया कि उन्हें आरव और अनन्या की फिक्र है, लेकिन जल्द ही उनकी असलियत सामने आ गई। सुनो आरव, तुम्हारे माँ बाप की संपत्ति का असली हक अब मेरा है। तुम दोनों अब ये छोटा सा खेत ले लो और उसमें काम करो, बाकी सब कुछ हम संभालेंगे। चाचा जी, ये गलत है।
माँ पिताजी ने अपनी संपत्ति हम दोनों के लिए छोड़ी थी, आप कैसे ले सकते हैं? बकवास बंद करो, तुम्हें जो दिया जा रहा है उसमें खुश रहो, नहीं तो घर से भी निकाल दिए जाओगे तुम। मजबूर होकर आरव और अनन्या को वो पत्थरों से भरा हुआ खेत लेना पड़ा। जब दोनों ने खेत में देखना शुरू किया तो अनन्या उदासी से बोली, भैया यहाँ कुछ भी नहीं उग पाएगा, ये तो पत्थरों का ढेर है। हमें ये पत्थर निकालने पड़ेंगे छोटी, शायद नीचे अच्छी मिट्टी हो। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की और जब पत्थर निकालना शुरू किया, एक दिन जब वो एक बड़ा पत्थर निकाल रहे थे तो उन्होंने एक पुराना मटका देखा। भैया ये क्या है, क्या इसमें कुछ है? जब आरव ने मटका खोला तब उसके अंदर चमकदार चांदी के सिक्के थे। उस वक्त एक अजीब सी आवाज आई, मैं एक जादुई मटका हूँ, तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी से मैं खुश हूँ। रोज मेरे अंदर तुम्हें चांदी के सिक्के मिलेंगे, तुम्हें सिर्फ मुझे सुरक्षित रखना होगा। आरव और अनन्या का चेहरा खुशी से चमक उठा। उस दिन से दोनों ने मटके के अंदर के सिक्के बेचने शुरू किए। धीरे धीरे वो अमीर हो गए, उनका जीवन सुखद बन गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रही। एक दिन चाचा चाची ने उनके बदलते हाल देखे, उनका मन लालच से भर गया। ये दोनों अचानक से अमीर कैसे हो गए? जरूर इनके पास कोई जादुई चीज है। हम इसे हासिल कर लेंगे, अगर जरूरत पड़े तो इन्हें मार भी देना होगा। उस रात चाचा चाची ने जादू का मटका चुराने की योजना बनाई। वो चुपके से आरव और अनन्या के घर गए। उस वक्त दोनों भाई बहन खाना खा रहे थे। चाचा चाची ने उनके चेहरे पर बेहोश करने वाली दवा छिड़क दी। अब हम इन्हें कहीं छुपाकर मार देते हैं, कोई हम पर शक नहीं करेगा। बेहोश आरव और अनन्या के हाथ पैर बांधकर उन्हें एक बोरी में डालकर वो दोनों उन्हें नदी के पास ले गए और नदी में फेंक दिया। अब इन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, चल अब मटका लेकर चलते हैं। जब वो मटका उठाने लगे तभी उनका पैर फिसल गया और वो मटका टूट गया। अरे सत्यानाश, ये क्या किया तुमने? उधर नदी के पास लेवेंडर परी अपनी जादुई शक्तियों के साथ सब देख रही थी। उसका दिल पिघल गया और उसने तुरंत आरव और अनन्या को बचा लिया। लेवेंडर परी जो अपनी शक्तियाँ और लेवेंडर के फूलों से जादू करने के लिए मशहूर थी, उन्हें अपने पास ले गई। तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेवेंडर परी ने अपने जादू से लेवेंडर के फूल का एक जादुई घर बनाया। वो घर इतना खूबसूरत था कि उसकी रोशनी दूर तक चमक रही थी। ये घर तुम दोनों का है, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। आरव और अनन्या ने उसका शुक्रिया अदा किया और नए घर में रहने लगे। कुछ दिन बाद जब उनके चाचा चाची ने उन्हें फिर से देखा तो उन्हें जलन होने लगी। ये कैसे हो सकता है, हमने तो इन्हें नदी में फेंक दिया था और इन्हें मार दिया था। एक शाम जब आरव और अनन्या बाजार जा रहे थे, चाचा चाची ने उन पर फिर से हमला किया। उन्होंने दोनों के हाथ पैर बांध दिए और समंदर की गहराइयों में ले जाकर फेंक दिया। लेकिन किस्मत से लेवेंडर परी वहां अपनी सहेली जलपरी से मिलने आई थी। जलपरी ने आरव और अनन्या को डूबते देखा और लेवेंडर परी की मदद से उन्हें बचा लिया। तुम्हारे चाचा चाची सुधरने नहीं वाले, अब मुझे तुम्हें एक और रक्षा का उपहार देना होगा। लेवेंडर परी ने लेवेंडर के फूलों से एक जादुई लहंगा बनाया। वो लहंगा इतना सुंदर और शक्तियों से भरपूर था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता था। ये लहंगा तुम्हारी रक्षा करेगा, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। आरव और अनन्या वापस अपने लेवेंडर के घर पहुँचे और वहाँ एक नई शक्ति और हिम्मत के साथ जीने लगे। एक दिन जब चाचा चाची ने उन्हें फिर से देखा तो वो गुस्से से हैरान से चिल्लाने लगे, ये कैसे हो गया, ये दोनों फिर से जिंदा कैसे बच गए? जरूर इनके पास कोई शक्तियाँ होगी। अच्छाई कभी नहीं मरती और बुराई कभी नहीं जीतती चाची। तभी लेवेंडर परी के लहंगे के जादू से लेवेंडर के फूल गिरने लगे। पहले तो चाचा चाची हंसने लगे।
ये फूल हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो फूल उनके शरीर में समाने लगे। चाचा चाची का शरीर इतना मोटा हो गया कि वो हिल भी नहीं पाए। तुम दोनों के लालच और धोखेबाजी की सजा ये है कि तुम्हें हमेशा भूख लगेगी लेकिन तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। चाचा चाची पछताते हुए वहाँ से भाग गए, कभी वापस नहीं आए। आरव और अनन्या का जीवन खुशहाल बन गया और उन्होंने लेवेंडर परी के जादू और दयालु स्वभाव को हमेशा याद रखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम होता है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए और किसी के साथ अन्याय या अत्याचार नहीं करना चाहिए। दया और विनम्रता और मेहनत से ही जिंदगी में सफलता और सुख मिलता है। शनाया बेटा, सुबह का नाश्ता कर लो। तुम्हारी पसंद की चीज टोस्ट और फ्रूट सैलेड और मैंगो मिल्कशेक रेडी है। चलो जल्दी उठ जाओ। माँ, मुझे वो बोरिंग नाश्ता नहीं करना है, मुझे स्टारबक्स की कॉफी चाहिए। और हाँ, आज मुझे पापा से एक नई स्कूटी लेनी है। ओल्ड मॉडल देख के मुझे एम्बैरेसमेंट होती है। पापा से कहना कि बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी मार्केट में आई है वही दिला दो, ये अब बहुत पुरानी हो चुकी है। अब बेटा, अभी तुम्हारे पास ऑलरेडी एक नई स्कूटी है, क्यों पैसे वेस्ट करना। ये स्कूटी तो तुमने पिछले महीने ही लिया है ना। पापा, अगर पैसे इतनी अहमियत रखते हैं तो मुझे कॉलेज क्यों भेजा। सब मुझे आउटडेटेड बोलेंगे क्योंकि नेहा ने कल ही मुझसे भी अच्छी स्कूटी ली है और वो भी महंगी वाली। मुझे नहीं पता, मुझे स्कूटी चाहिए, वो भी लेटेस्ट और महंगी वाली। ठीक है, तुम्हारे पापा अरेंज कर देंगे। सुनिए, एक ही तो बेटी है हमारी, अगर उसके शौक पूरे नहीं करेंगे तो इतने पैसे कमाने का क्या फायदा। हाँ पापा, आप सारे के सारे पैसे जाके कचरे के डिब्बे में फेंक दीजिए। अगर आप मुझे खुश ना कर सके तो क्या फायदा इतने पैसों का। शनाया के इस रूड बिहेवियर से घर के सब लोग परेशान थे। उसका नेचर हमेशा शो ऑफ करने वाला था। ना उसे घर वालों का रिस्पेक्ट था और ना ही किसी और का। पापा ने उसे स्कूटी दिला दी। शनाया अपनी नई स्कूटी लेकर कॉलेज जा रही थी। रोड पर एक बूढ़ा आदमी जो शक्ल से गरीब लगता था गिर गया था। उसके हाथ और घुटने से खून बह रहा था। बेटा, जरा मदद कर दो, बहुत चोट लग गई है। आप लोगों को चलना नहीं आता क्या। मेरी स्कूटी के सामने गिर गए तो पेंट खराब हो जाता मेरा। देखिए, मेरी स्कूटी पर आपकी वजह से धूल लग गई। देख के चल नहीं सकते क्या आप। बेटा, बस एक बार हाथ दे दो अपना, मैं उठ नहीं पा रहा, मेरी मदद कर दो। मुझे लेट हो रहा है, मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकती और यहाँ ना ही टाइम वेस्ट करने आई हूँ, खुद ही उठो। वो वहाँ से चली गई और बूढ़ा आदमी सड़क पर पड़ा रहा। शाम को शनाया घर लौटी। माँ उससे प्यार से कुछ कहने आई। शनाया बेटा, तुम्हारे कपड़ों का डिजाइन बहुत प्यारा लग रहा है, पर एक बात कहनी थी, थोड़ा ध्यान दिया करो रोड सेफ्टी का। गाड़ी स्पीड मत चलाया करो। मुझे माली ने बताया आज सड़क पर क्या हुआ था। माँ, मुझे ज्ञान मत दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम जाओ यहाँ से। बेटा, माँ से इस तरह की बात नहीं करते, उन्होंने सिर्फ तुम्हें समझाया है। पापा, आप लोग मुझे बस तंग करते रहते हो। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहूंगी, ये बोरिंग घर के रूल्स मुझे सूट नहीं करते। माँ ने चुप रहना ही ठीक समझा। एक दिन शनाया माँ और पापा के फैमिली फंक्शन से लौट रहे थे। रात का समय था और बारिश हो रही थी। अचानक से ट्रक उनकी कार से टकरा गया। हॉस्पिटल में जब शनाया को होश आया तो उसे पता चला कि उसके माँ और पापा की मौत हो गई है। उसके खुद के पैरों में इतनी चोट थी कि डॉक्टर ने उसका एक पैर काट दिया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद शनाया को पता चला कि उसके पापा के चाचा ने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। वो झूठ बोलकर घर और पैसे सब कुछ अपने कब्जे में ले गए। शनाया के पास कुछ नहीं बचा। वो सड़क पर आ गई, एक फुटपाथ पर रहने लगी। मैं तो इतनी अमीर थी, मेरे पास सब कुछ था, ये क्या हो गया। माँ पापा, क्यों मुझे आप छोड़कर चले गए। देखिए ना, मैं कैसे सड़क पर रह रही हूँ। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। लोगों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा घमंडी थी।
देखो, ये वही लड़की है जो हमेशा अपनी अमीरी का दिखावा करती थी। अब देखो इसका हाल क्या हो गया है। घमंड का यही नतीजा होता है। इसका घमंड अब इसके पैरों में आ गया है। लोगों की बातें सुनकर उसका दिल बहुत दुखता। वो रोज रात को रोती थी और अपने गुजर चुके दिन याद करती और अपने माँ बाप को भी याद करके बहुत रोती थी। एक रात शनाया बिल्कुल भूखी थी और सड़क के कोने पर पड़ी थी। तभी एक हाथ उसकी तरफ एक रोटी लेकर बढ़ा। बेटा, ये लो तुम्हारे लिए रोटी और दूध लाया हूँ। शनाया ने ऊपर देखा। ये वही बूढ़ा आदमी था जो एक दिन सड़क पर गिर गया था और जिसे उसने मदद करने से मना कर दिया था। बाबा, आप तो वही है ना? मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरे घमंड ने मुझे ये दिन दिखाए हैं कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बेटा, जिंदगी इंसान को सीखने का एक मौका देती है। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। बूढ़े आदमी ने उसे अपने गांव ले जाने की बात कही। गांव पहुंचकर बूढ़ा आदमी ने शनाया को 3 बैगन दिए। बेटा, ये 3 बैंगन तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, पर याद रखना इनका इस्तेमाल सही तरीके से करना। ये 3 बैगन का मैं क्या करूं बाबा? पहला बैगन एक घर बनाएगा जो तुम्हें ठंड से बचाएगा, जो बैंगन का घर होगा। दूसरा बैंगन एक लहंगा बनाएगा जो बैंगनी रंग का होगा, तुम्हें ये रोज रोजी रोटी का जरिया देगा। और तीसरा बैंगन एक सैंडल बनाएगा जो तुम्हारे पैरों को ठीक करेगा। शनाया ने उन बैंगनों को यूज किया और सच में चमत्कार हुआ। पहला बैंगन एक शानदार सुंदर सा बैंगन का घर बन गया जिसमें शनाया आराम से रह सकती है इन ठंड के दिनों में बचकर। दूसरा बैंगन एक लहंगा बन गया जिसमें से रोज नई नई ताजी सब्जियां निकलती थी जिन्हें बेचकर उसने अपनी रोजी रोटी कमाई। तीसरा बैंगन एक सैंडल बन गया जो उसके पैरों को ठीक कर गया और वो चलने लगी। अब शनाया एक बदली हुई लड़की थी। वो सब्जी बेचकर अपनी जरूरत के लिए पैसे रखती और बाकी गरीबों को बांट देती थी। एक दिन उसने अपने गांव के लोगों से कहा, मैं पहले एक बड़ी गलत लड़की थी जो बिगड़ी हुई और अपने पैसों के घमंड में चूर थी। मुझे अपने पैसों का घमंड बहुत था, पर अब मुझे पता चल गया है कि जिंदगी की असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। सब गांव वाले अब उसे प्यार करने लगे थे। वो अब अपने नए घर में रहती थी जो एक बैंगन का घर था। उसने अपने लहंगे और सैंडल की मदद से एक नई जिंदगी शुरू की। उसे गरीबी और अकेलेपन ने बहुत कुछ सिखा दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है। हमेशा दूसरों की मदद करो और प्यार और इज्जत से जीना सीखो। गोपालापुर नाम के गांव में अंजलि और कविता नाम की 2 बहनें रहती थी। वो दोनों टेलरिंग की छोटी सी दुकान चलाती थी, जहां दोनों बहनें लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजर बसर कर रही थी। फिर एक दिन वहां की राजकुमारी दोनों बहनों की दुकान पर आती है। राजकुमारी बहुत ही घमंडी और बदतमीज थी। सुनो, मेरा टेलर बीमार पड़ गया है, मुझे बहुत अर्जेंट एक ड्रेस सिलवानी है। तुम दोनों जल्दी से मेरी ड्रेस सिलकर तैयार कर दो। मुझे किसी भी कीमत पर कल शाम तक ड्रेस मिल जानी चाहिए। ठीक है राजकुमारी जी, कल शाम तक आपको आपकी ड्रेस मिल जाएगी। उसके बाद दोनों बहनें राजकुमारी की ड्रेस सिलना शुरू कर देते हैं। उन्हीं के पड़ोस में दिव्यानी नाम की एक बुरी लड़की रहती थी। वो दोनों बहनों से बहुत जलती थी। इन दोनों बहनों को सबक सिखाने का ये बहुत अच्छा मौका है। मैं राजकुमारी की ड्रेस खराब कर दूंगी। उसके बाद गुस्सैल राजकुमारी इन दोनों बहनों की अच्छी खबर लेगी। फिर उसी रात दिव्यानी चुपके से दोनों बहनों के घर में दाखिल हो जाती है और राजकुमारी की ड्रेस को कैंची से काटकर टुकड़े टुकड़े कर देती है। अगली सुबह ड्रेस की हालत देख दोनों बहनों के होश उड़ जाते हैं।
अरे ये ड्रेस तो पूरी तरह कट गई। लगता है किसी ने जानबूझकर ड्रेस की ये हालत की है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब हम राजकुमारी को क्या जवाब देंगे? दोनों बहनें बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ राजकुमारी आ जाती है। तुम दोनों ने मेरी ड्रेस की क्या हालत कर दी, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद राजकुमारी अपने सिपाहियों को बुलवाकर उन दोनों की खूब पिटाई करवाती है और साथ ही उनकी दुकान को जलाकर राख कर देती है। इस तरह दोनों बहनों का व्यापार चौपट करके दिव्यानी बहुत खुश हो रही थी। दूसरी तरफ राजकुमारी ने चारों तरफ ऐलान करवा दिया था कि कोई भी इन दोनों बहनों के पास जाकर कपड़े नहीं सिलवाएगा। राजकुमारी के डर से सभी लोग दोनों बहनों से कपड़े सिलवाना पूरी तरह बंद कर देते हैं। हम दोनों तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। कई दिनों से हमारी 1 रुपए की भी आमदनी नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे? हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अब तो हमारी मदद सिर्फ आग पर ही कर सकती है। याद है ना, कुछ साल पहले जब हमने उसके लिए एक सुंदर ड्रेस तैयार की थी, तो हमारे काम से खुश होकर परी ने हमसे वादा किया था कि बुरे वक्त में वो हमारी सहायता करेगी। उसके बाद दोनों बहनें पहाड़ी के ऊपर रहने वाली आग परी के घर पहुंच जाती हैं। फिर वो दोनों आग परी को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देती है। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम दोनों कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। मैं तुम दोनों को अपनी जादुई क्लास में सोने के कपड़े बनाना सिखाऊंगी। फिर उसके बाद आग परी दोनों बहनों को अपनी क्लास में ले जाती है। वहाँ चारों तरफ दीवारों में आग जल रही थी। ये देख दोनों बहनें घबरा जाती हैं। तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद आग परी वहाँ 2 जादुई सिलाई मशीन प्रकट कर देती है, जिस पर भी आग जल रही थी। उसके बाद परी दोनों बहनों को सिलाई मशीन पर बैठाकर उन्हें जादुई कपड़े बनाने की कला सिखाने लगती है। इस तरह परी रोज उन दोनों बहनों की क्लास लिया करती थी। फिर कुछ दिनों बाद दोनों बहनें जादुई कपड़े बनाने की कला सीख लेती हैं। अब हम दोनों जादुई कपड़े बनाना सीख गई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। दोनों बहनें अपने घर जाने के बाद 2 सुंदर ड्रेस तैयार कर देती हैं। हमें दोनों ड्रेस बगल वाले कुएं में डालने होंगे। सुबह तक हमारी ड्रेस सोने की बन जाएगी। उसके बाद दोनों बहनें अपनी अपनी ड्रेस को कुएं के अंदर डालकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिव्यानी ने दोनों बहनों की सारी बातें सुन ली थी। सुबह जब ये दोनों ड्रेस सोने की बन जाएंगी, तब मैं उन्हें कुएं से निकाल लूंगी। उसके बाद दिव्यानी वही कुएं के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। सुबह होते ही दिव्यानी दोनों ड्रेस को बाहर निकाल लेती है। अरे ये क्या, ये ड्रेस तो सोने की नहीं बनी। उन दोनों बहनों ने तो कहा था कि सुबह तक ड्रेस सोने की बन जाएगी। दिव्यानी ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ दोनों बहनें आकर उसे पकड़ लेती हैं। क्योरी चोरनी, तू हमारी ड्रेस चुराने आई थी? तू यही सोच रही थी ना कि हमारी ड्रेस अभी तक सोने की क्यों नहीं बनी? ठहर जा, अभी हम दोनों तुझे अपना कमाल दिखाएंगी। उसके बाद दोनों बहनें अपनी अपनी जादुई ड्रेस पहन लेती हैं और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती हैं। फिर अगले ही पल उन दोनों के ड्रेस में आग लग जाती है। ये देख दिव्यानी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर थोड़ी ही देर में दोनों की ड्रेस सोने की बन जाती है। उसके बाद वो दोनों बहनें दिव्यानी को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अब हम दोनों जादू की कला सीख चुकी हैं। हमने अपनी शक्ति से सब कुछ जान लिया है। तूने ही राजकुमारी की ड्रेस काटकर हमें सजा दिलवाई थी ना। अब हम दोनों तेरा बुरा हाल करने वाली हैं। फिर दोनों बहनें दिव्यानी को मार मार कर उसे कुएं के अंदर फेंक देती हैं और अपनी जादुई शक्ति से वहां आग लगा देती हैं। थोड़ी देर के बाद दिव्यानी आग में जलकर बुरी तरह बदसूरत बन जाती है। उसके बाद दोनों बहनों के मंत्र पढ़ते ही दिव्यानी हवा में उड़कर बाहर निकल आती है। तुझे बिल्कुल सही सजा दी है हम दोनों ने। चल भाग यहाँ से और दोबारा कभी किसी के साथ बुरा मत करना।
फिर देवयानी डर के वहाँ से भाग निकलती है। उस दिन के बाद से देवयानी दोबारा कभी किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। दूसरी तरफ दोनों बहनें ढेर सारे जादुई सोने के कपड़े तैयार कर कर बहुत अमीर बन जाती हैं, जिससे उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। किसी गांव में मंजू नाम की एक लड़की रहती थी। मंजू की सास और उसकी ननद दोनों मिलकर उसे हमेशा परेशान किया करती थी। बेचारी मंजू सुबह से शाम तक घर के कामों में व्यस्त रहती थी और उसे अपने लिए जरा भी समय नहीं मिलता था। फिर एक दिन उस गांव के पास मेला लगता है। मंजू को बचपन से ही मेला देखना बहुत पसंद था। वो अपनी सास और ननद की नजर बचाकर मेले में घूमने चली जाती है। तभी मंजू को एक दुकान दिखाई देता है। उस दुकान में तरह तरह की सुंदर चीजें मौजूद थी। तभी मंजू देखती है कि कांच की बोतल में छोटी सी सुनहरे रंग की जलपरी कैद है। मंजू को देखते ही जलपरी उससे कहती है, सुनो, तुम शक्ल से बहुत ही नेक लगती हो, इसलिए मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मुझे इस बुरे आदमी से खरीद कर अपने साथ ले जाओ। ये बुरा आदमी मुझ पर बहुत जुल्म करता है। इतना कहकर जलपरी रोने लगती है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हें खरीद लूंगी। फिर मंजू दुकान वाले से जलपरी की कीमत पूछने लगती है। सुनो भैया, मुझे कांच की बोतल में कैद जलपरी को खरीदना है, इसकी क्या कीमत है? इस जलपरी को खरीदने के लिए तुम्हें पूरे 10,000 रुपए देने होंगे। ओ नहीं, 10,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतनी पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ खड़ी होकर मेरे सामानों पर नजर मत लगाओ, चलो निकलो यहाँ से। तभी वहाँ एक मोटा आदमी आ जाता है। जलपरी को देख वो आदमी बड़ा खुश होता है। अरे वाह, सुनहरे रंग की जलपरी, मैं अभी इसे खरीद लेता हूँ, फिर इसे गरम तेल में फ्राई करके खा लूंगा। उस मोटे आदमी की बात सुनकर मंजू और जलपरी दोनों घबरा जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस जलपरी को बचाना ही होगा। उसके बाद मंजू अपनी कानों में मौजूद सोने के झुमके निकालकर उस दुकान वाले को दे देती है। देखिए भैया, आप पैसों के बदले इन दोनों झुमकों को रख लीजिए। उन सोने के झुमकों को देख दुकान वाला खुश हो जाता है और कांच की बोतल उठाकर मंजू को दे देता है। उसके बाद मंजू जलपरी को अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में छुपाकर रख देती है। तभी अचानक वहाँ उसकी सास निर्मला आ जाती है। क्यों रे नालायक, मुझे बताए बिना तू अचानक कहाँ चली गई थी? घर में इतना सारा काम पड़ा है, सारा काम तेरी मरी हुई माँ करेगी क्या? इतना कहकर निर्मला मंजू को बड़ी बेरहमी से मारती है। चल जल्दी जल्दी काम खत्म कर, वरना मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। उसके बाद मंजू रोती हुई घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। फिर सारा काम खत्म होने के बाद जब मंजू अपने कमरे में आती है तो जलपरी उससे कहती है, लगता है इस घर में तुम पर बहुत रोज अत्याचार होता है, आखिर तुम इतना जुल्म कैसे बर्दाश्त करती हो? मैं क्या करूं, शादी के बाद लड़की की जिंदगी उसके ससुराल में ही बिताई जाती है। दूसरी तरफ मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए यहाँ जुल्म सहने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। उसके बाद जलपरी अपनी जादुई शक्ति से मंजू के सामने एक जादुई चॉकलेट प्रकट कर देती है। तुम इस चॉकलेट को खा लो और फिर इसका कमाल देखना। जलपरी की बात मानकर मंजू उस चॉकलेट को खा लेती है। थोड़ी देर के बाद मंजू की ननद दिव्या वहाँ आती है। क्यों रे कामचोर, तुझे पता है ना, हर शाम को मेरे पैरों में दर्द होता है, अभी तक तू मेरे पैर दबाने नहीं आई, चल जल्दी से मेरे पैर दबा। इतना कहकर दिव्या मंजू की चोटी पकड़ लेती है, लेकिन तभी अचानक उसे बिजली के झटके लगते हैं। अरे मर गई रे, मुझे दर्द हो रहा है, कोई बचाओ मुझे। अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर निर्मला वहाँ आ जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? निर्मला दिव्या को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करती है,
लेकिन साथ में उसे भी बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो भी दर्द से तड़पते हुए रोने लगती है। अरे मर गई रे, ये बिजली के झटके तो बहुत ही खतरनाक है, अरे कोई बचाओ मुझे। फिर थोड़ी देर के बाद वो दोनों जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती हैं। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू दोबारा मंजू पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अरे कोई बात नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं इन दोनों को कैसे सबक सिखाती हूँ। उसके बाद जलपरी अपनी जादुई शक्ति से वहाँ एक जादुई छड़ी प्रकट कर देती है। वो जादुई छड़ी मंजू के आसपास हवा में उड़ने लगती है। अब से ये जादुई छड़ी हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेगी और जब भी तुम पर कोई खतरा आएगा तब ये तुम्हारी मदद करेगी। फिर उसी शाम मंजू रसोई घर से गर्म दूध का बर्तन ले जा रही थी। तभी अचानक बीच में दिव्या आकर मंजू से टकरा जाती है। तभी सारा गर्म दूध उसके शरीर पर गिर जाता है। अरे तेरा सत्यानाश हो, तूने मेरा शरीर जला दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे बेटी ठहर जा, इसे छूने से बिजली के झटके लगते हैं, हमें डंडे से इसकी पिटाई करनी चाहिए। फिर दोनों माँ बेटी बड़े बड़े डंडे उठाकर मंजू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो जादुई छड़ी उन दोनों पर हमला कर देती है। हाय मेरा हाथ टूट गया, अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे इस छड़ी ने तो मेरा सर फोड़ दिया, कोई मुझे अस्पताल ले चलो। आज से तुम दोनों घर के सारे काम करोगी और अगर दोबारा तुमने कभी मंजू को परेशान किया तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। फिर उस दिन की घटना के बाद से वो दोनों माँ बेटी बहुत घबरा जाते हैं और जादुई छड़ी के डर से घर के सारे काम करते हुए मंजू की सेवा करने लगते हैं। इस तरह जादुई जलपरी सब कुछ ठीक कर देती है और मंजू हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले चंदापुर नाम के गांव में आरती और विजय नाम के दो भाई बहन रहते थे। सालों पहले उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिस वजह से दोनों भाई बहन खिलौने बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। हमारे सारे खिलौने बिक चुके हैं, हमें शहर से और खिलौने लाने होंगे। आज मेरा एग्जाम है, इसीलिए तू अकेले जाकर शहर से खिलौने लेकर आ। और ठीक है दीदी, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद विजय शहर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन जंगल के रास्ते से गुजरते समय अचानक विजय के सामने एक जादूगरनी आ जाती है। तुम कौन हो लड़के और कहाँ जा रहे हो? और मैं खिलौने खरीदने शहर जा रहा हूँ। तुम खिलौने खरीदने इतनी दूर शहर क्यों जा रहे हो? अब मैं और मेरी बहन गांव के बाजार में खिलौने बेचते हुए हमारे खिलौने खत्म हो गए हैं, इसीलिए मैं नए खिलौने खरीदने के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम्हें शहर में जाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें यही जंगल में ढेर सारे सुंदर खिलौने दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ जंगल में खिलौने कैसे मिलेंगे? मैं एक जादूगरनी हूँ, मेरी गुफा में ढेर सारे तरह तरह के सुंदर खिलौने रखे हैं। वो सारे खिलौने मेरे किसी काम के नहीं, इसीलिए तुम उन खिलौनों को मुफ्त में ले जा सकते हो। ये सुनकर विजय खुश हो जाता है। उसके बाद जादूगरनी विजय को अपने साथ एक बड़ी गुफा के अंदर ले जाती है। गुफा के अंदर तरह तरह के खिलौनों का ढेर लगा हुआ था। उन खिलौनों को देख विजय की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। ये खिलौने बहुत ही सुंदर हैं। क्या ये सारे खिलौने मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ? तभी जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। फिर अगले ही पल जादूगरनी एक डरावना रूप धारण कर लेती है। ये सब क्या है? तुम अचानक इतनी डरावनी कैसे बन गई? अब तू मेरे जाल में पूरी तरह फंस गया है। यहाँ जितने भी खिलौने हैं ये कभी इंसान हुआ करते थे। मैं इसी तरह सभी को कोई ना कोई लालच देकर यहाँ लेकर आती हूँ और उन्हें खिलौने में बदल देती हूँ। अब मैं तेरा भी यही अंजाम करूँगी। इतना कहकर जादूगरनी अपनी आंखों से रोशनी छोड़कर विजय को एक खिलौने के रूप में बदल देती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। विजय घर वापस नहीं आ पाता। न आने के कारण उसकी बहन आरती परेशान हो जाती है। पूरे 2 दिन हो गए लेकिन मेरा भाई अभी तक लौट कर नहीं आया।
कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। मुझे शहर जाकर उसे ढूंढना चाहिए। उसके बाद आरती अपने भाई को ढूंढने शहर की ओर निकल पड़ती है। आरती जब जंगल के रास्ते गुजर रही थी तभी उसकी नजर कुछ परियों पर पड़ती है। उन परियों के शरीर पर ढेर सारे फूल सजे हुए थे। वो सभी परियां जंगल में मौजूद फूलों को तोड़कर खा रही थी। तुम कौन हो लड़की और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा भाई शहर खिलौने खरीदने गया था लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं उसी को ढूंढने जा रही हूँ। आरती को परेशान देख उन सभी परियों को उस पर तरस आ जाता है और वो सभी उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। तुम चिंता मत करो, हम अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें तुम्हारे भाई के पास पहुंचा देंगे। फिर वो सारी परियां अपने बालों से फूल तोड़कर जमीन पर रख देती हैं और अगले ही पल वो सारे फूल पास में जुड़कर एक विशाल रूप धारण कर लेते हैं। चलो अब तुम जादुई फूल के ऊपर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले जाएगा। उसके बाद आरती उस फूल के ऊपर बैठ जाती है। फिर वो फूल आरती को लेकर हवा में उड़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो फूल जादूगरनी की गुफा में दाखिल हो जाता है। इस फूल के अंदर एक दुष्ट जादूगरनी रहती है। वो सभी इंसानों को खिलौने बना देती है। तुम्हारे भाई के साथ भी उसने यही किया है। तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। अरे ये लड़की फूल पर सवार होकर कैसे उड़ रही है? कौन है तो और यहाँ क्या करने आई है? मुझे पता चल गया है, तूने मेरे भाई को खिलौना बनाया है। चल मेरे भाई को फिर से इंसान बना दे। अरे बेवकूफ, तूने यहाँ आकर गलती कर दिया। मैं तुझे भी खिलौना बना दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पांचों फूल परी बहनें आ जाती हैं। उन सभी को देख जादूगरनी डर के मारे कांपने लगती है क्योंकि वो उनकी शक्तियों से अच्छी तरह वाकिफ थी। फिर जादूगरनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो पांचों परी बहनें अपनी जादुई शक्ति से जादूगरनी के शरीर में आग लगा देती हैं और देखते ही देखते जादूगरनी का शरीर जलकर राख हो जाता है। जादूगरनी के मरते ही सारे के सारे खिलौने फिर से इंसान बन जाते हैं और अपने भाई को सही सलामत देख आरती बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। इस तरह उन पांचों फूल परी बहनों की वजह से सारे इंसानों को